तो स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के साथ में। और पार्टनरशिप के अंदर भी सबसे पहले हमें देखना है बेसिक पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, या हम ये कहेंगे फंडामेंटल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है भैया, तो कह दीजिए चाहे बेसिक पार्ट ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल पार्टनरशिप, पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो भी एक ही बात है। एक बार जल्दी से क्विकली समराइज करेंगे उन सभी टॉपिक को जो हमें यहां कवर करने हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप में हम इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सामान्यतः वो क्या रीजन है कि लोग मिलके व्यापार करते हैं। पार्टनरशिप की नीड क्या है, जरूरत कहाँ है, और जो प्रश्न है वो है व्हाई पार्टनरशिप। भैया ऐसे क्या रीजन है जिनकी वजह से लोग मिलके व्यवसाय करते हैं। उसके बाद में हम दूसरे प्रश्न का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जहां हम कहेंगे कि भैया पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग का सेंस यहां दो बातों से होगा। एक होगा जहां हम जर्नल बोलचाल की भाषा में सामान्य डे टू डे लाइफ के अंदर हम पार्टनरशिप शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, उसमें क्या मीनिंग होता है, और साथ ही साथ क्या हमारी कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज है, पार्टनरशिप की कोई मीनिंग है जिसे ध्यान में रखना है जब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। क्या लॉ ने कोई पार्टनरशिप की अपनी कोई डेफिनेशन दे रखी है? तो लॉ की डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे, और ये डेफिनेशन देखते देखते हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है हमारी कानून की नज़र में, वो सभी तथ्य हो सकता है सामान्य भाषा में एक पार्टनरशिप हो, पर हमारे अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से हम उसको पार्टनरशिप की डेफिनेशन से बाहर निकाल देंगे। मीनिंग ये हुआ कि वो कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है, अगर वो मौजूद है तो हमारी कानून की भाषा में, हमारी अकाउंटिंग की भाषा में हम कहेंगे ये पार्टनरशिप बिजनेस है। तो और इन एसेंशियल एलिमेंट को अगर मौजूदगी नहीं हुई, बहुत सारे एलिमेंट्स देखेंगे, कुछ भी मौजूद नहीं हुआ, तो हम कहेंगे भैया हमारी भाषा में आप पार्टनरशिप बिजनेस नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ हम देखेंगे नेचर ऑफ पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप में हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके व्यवसाय करते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं, तो ये जो पार्टनरशिप का फर्म क्रिएट हुआ है, क्या इसका अपना कोई लीगल वजूद है? क्या ये अपने पार्टनर्स के अलावा कोई पृथक वजूद एग्जिस्ट करती है, या इसका जो वजूद है वो पार्टनर्स के इर्द गिर्द ही रहेगा? तो नेचर समझने की कोशिश करेंगे। नेचर के बाद में हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं कि भैया हमें पार्टनरशिप बनानी है, तो मिनिमम और मैक्सिमम क्या कितने कम से कम आदमी चाहिए जो मिलकर व्यापार करेंगे तो पार्टनरशिप होना जरूरी है, और कितने मैक्सिमम व्यक्ति हो सकते हैं अंडर अ पार्टनरशिप बिजनेस। तो हमने ये वर्ड तो बार बार यूज किया कि मिनिमम देयर इज 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से अधिक। मिनिमम की बात तो समझ में आई, साथ ही साथ ये जो मिनिमम पर्सन है उनके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्या कोई स्पेसिफिक आदमी को एक्सक्लूड तो नहीं किया गया है। डेफिनेशन पार्ट में कवर करेंगे, और मैक्सिमम के अंदर कौन कौन से लॉ है जो एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम पर्सन कितने रख सकते हो आप, क्या 1000 आदमी मिलके पार्टनरशिप व्यवसाय कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है? उस रेस्ट्रिक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि भैया जब भी आप पार्टनरशिप का बिजनेस करो, आप अपनी पार्टनरशिप डीड, भागीदारी विलेख बना लीजिए। हालांकि मना नहीं है, आप रिटर्न में बनाए, ओरल हो या इम्प्लाइड पार्टनरशिप हो, हमें उसमें ऐतराज तो नहीं है, ये हम देखेंगे। फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि अगर आप पार्टनरशिप व्यवसाय में
पार्टनरशिप फॉर्म में व्यवसाय करना चाह रहे हो, हमेशा पार्टनरशिप डीड बना के काम करो। अब ये पार्टनरशिप डीड का मीनिंग क्या होगा, कौन कौन से बातें हैं जो इसमें आपको मेंशन करनी ही है, उसके बगैर आपको फ्यूचर में तकलीफ हो सकती है, तो वो हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर किसी रीजन से पार्टनरशिप डीड अवेलेबल नहीं होगी, तो इस केस में हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कौन कौन से प्रोविजन होंगे वो उस पार्टनरशिप पे लगेंगे। अगर डीड मेंशन हो गई या तो डीड है ऑलरेडी और उसके अंदर कुछ मैटर्स, ये मैटर मेंशन नहीं होंगे या डीड ही मौजूद नहीं है, ऐसी स्थिति में पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग, रेम्युनेशन, ऐसे किसी बात को लेकर विवाद होता है, तो उसका सॉल्यूशन हम क्या देंगे, लॉ क्या कहती है स्थिति में। लॉ अपने कौन कौन से प्रोविजंस को बताती है कि भैया इस तरह से आपके डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन होगा। ये हम देखेंगे अदर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। साथ ही साथ हम एक अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए, आपने जब 11वीं की क्लास पढ़ी थी, वहां पे आपने किया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटर। एक प्रोप्राइटर के केस में जो आपका प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट ही क्या हुआ, आपका कैपिटल का पार्ट हो गया। उस प्रॉफिट को आपने सीधा सीधा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। उससे रिलेवेंट उसकी जो भी ड्राइंग थी वो भी आपने क्या किया, वो भी आपने वहां ट्रांसफर कर दिया। पर यहां मामला बदल जाएगा, क्योंकि वहां हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की खत्म हो जाएगा। मतलब एक बार जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना दिया, उसके बाद में इस प्रॉफिट के अकेला मालिक पर्सन नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप का मीनिंग था मोर देन 2%, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। तो अब उस प्रॉफिट को उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाएगा, इससे रिलेवेंट क्या क्या प्रोविजन है, साथ ही साथ उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो हमें यहां देखना है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जब पार्टनर्स अलग अलग है, तो हो सकता है कि हमारे पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट किस वे से फुलफिल की जाती है। तो कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इन मेथड्स के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का किस तरह से फर्क किया जाता है और कहां पे कौन सी एंट्री को एडजस्ट किया जाता है। पार्टनर्स आपस में डिसाइड करते हैं कि भैया मैंने कैपिटल लगानी है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं उसके बदले में ब्याज लूंगा। अगर पार्टनर्स आपस में सहमत होते हैं कि भैया वो जो कैपिटल लगा रहे हैं उस पर इंटरेस्ट लेंगे, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, साथ ही साथ उसका कैलकुलेशन कैसे की जाएगी इंटरेस्ट पार्ट की, वो भी हमने देखना है। इसके साथ एक बात और हो गई, जब इंटरेस्ट आपने जो कैपिटल लगाई उस पे इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो हो सकता है कि ड्राइंग के ऊपर भी हर पार्टनर अलग अलग वे से अपनी अपनी ड्राइंग कर रहा है, तो सभी ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया जो जितनी ड्राइंग करेगी उसको उस पर ब्याज देना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे ड्राइंग का, और साथ ही साथ वो जो ड्राइंग हुई है उसका इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हमें किस वे से करनी है, वो भी यहाँ देखेंगे। यहाँ कुछ अलग अलग मेथड देखेंगे, उस मेथड का हेल्प लेके हम क्या करेंगे, ड्राइंग की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी पार्टनर्स को कुछ मिनिमम रेम्युनेशन, सैलरी या कमीशन देने का कमिटमेंट हुआ है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से हमारी बुक्स में किया जाएगा। पार्टनर्स को रिक्वायरमेंट थी पैसे की। अब दो ही तरीके थे, या तो वो कैपिटल के फॉर्म में लावे या लोन के फॉर्म में देवे। एक पार्टनर ने फर्म को लोन दे दिया, कहा भैया मैं लोन के फॉर्म में पैसा लाऊंगा, पर उसके बदले में मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। तो अगर रिटर्न के अंदर आपकी ये बात मेंशन थी पार्टनरशिप डीड के अंदर, तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, और आपने लोन दे दिया, एग्रीमेंट रिटर्न नहीं था, ऐसी स्थिति में हमारी पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या प्रोविजंस बताती है और उसका किस तरह से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये यहां पे देखते हैं। आपको एक पर्सन चाहिए था, ठीक है, उसको एज ए पार्टनर्स बनाना चाहते थे।
पार्टनर बनाना चाहते थे पर वो डर रहा था कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप उसको कुछ मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देके पार्टनरशिप में लाए हो। आपने कहा तू डर मत, तू हमारा पार्टनर बन, दिल खोल के काम कर, हम तेरे को कमिटमेंट करते हैं कि कम से कम इतना तो प्रॉफिट होगा ही होगा। मीनिंग ये हुआ, अगर आप किसी पार्टनर को गारंटी देके बिजनेस में लेके आए हो, गारंटी के देके प्रॉफिट बिजनेस में लेके आए हो, तो ऐसी स्थिति में उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा वो हमें यहां देखने हैं। तो ये बहुत सारे बेसिक्स प्रोविजन है जिनको हमें कवर करना है, फंडामेंटल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो है भैया व्हाई पार्टनरशिप। सामान्यतः वो क्या रीजन है जिस वजह से लोग हाथ मिलाते हैं और व्यवसाय मिलके करते हैं, जिस रिश्ते को हमने नाम दिया पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के रिश्ते में सामान्यतः लोग क्यों जुड़ते हैं, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सामान्यतः सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है कि भैया एक व्यवसाय को करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति हाथ मिलाते हैं, तो एक सबसे बड़ा रीजन जो मुझे समझ में आता है वो है फाइनेंशियल नीड। ये सबसे प्रमुख कारण होता है। मीनिंग ये हुआ, मैं व्यवसाय करना चाहता हूं, मुझे पता है कि इस बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए मान लीजिए मुझे 1 CR की जरूरत है, 1 करोड़ की जरूरत है। मेरी फाइनेंशियल, मैंने अपनी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कैलकुलेशन की कि भैया इस बिजनेस को स्टार्ट करके साथ ही साथ स्मूथ रन करने के लिए मुझे 1 करोड़ की जरूरत है। मेरे पास हो सकता है 50 लाख की हो, 60 लाख की हो, कुछ अमाउंट कम पड़ रहा है। तो अब मेरे पास 2 चॉइस है हर काम करने के लिए। देखिए आपके पास अल्टरनेट चॉइस होती है। अब मुझे ये काम करने के लिए 2 चॉइस मिली। पहली चॉइस मिली जहां मैंने ये सोचा कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है मैं किसी लोन के फॉर्म में ले लूं, या फिर दूसरा रास्ता जो था मैं किसी को पार्टनरशिप ऑफर करूं। पार्टनरशिप इस तरह से ऑफर की जाएगी कि भैया तू मेरे व्यवसाय में पैसा लगा और हम मिलके व्यवसाय करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा उसके अंदर मैं आपको शेयरिंग दूंगा। आपको पहला वाला प्रपोजल सही नहीं लगा, वट एवर आपकी जो भी कंडीशन थी, आपको लगता है कि यार लोन पे लूंगा तो हो सकता है कि मैं लॉन्ग टाइम सर्वाइव न कर पा रहा हूं, इंटरेस्ट टाइम पे कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, आपने सेकंड वाला जो ऑप्शन था जहां आपने किसी को पार्टनर बनाना चूज किया, वो ऑप्शन अडॉप्ट कर दिया। तो जनरली फाइनेंशियल नीड जो होती है वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि लोग मिलके व्यवसाय करने का डिसीजन लेते हैं। फाइनेंशियल नीड के साथ साथ में एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, वो क्या होता है, वो होता है स्किल, नॉलेज और एजुकेशन। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके कारण लोग आपस में मिलके व्यवसाय करते हैं। एक्सपर्टीज कह दीजिए, स्किल कह लीजिए, एक्सपर्टीज कह दीजिए, नॉलेज कह दीजिए या एजुकेशन कह दीजिए। मैं मान लीजिए मैं फाइनेंशियली बहुत साउंड हूं और मैं बिल्डिंग लाइन का काम करना चाहता हूं। अब मुझे बिल्डिंग लाइन का नॉलेज नहीं है, तो मैंने क्या किया, किसी इंजीनियर जो मेरा मिलने वाला था या व्हाटएवर मेरा कोई फ्रेंड था, मैंने उसको, मेरे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो मैं उससे क्या कहता कि भैया ये मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तू सैलरी पे आ जा। पर मुझे लगा यार सैलरी के कंपेरेटिवली मैं अगर उसको कुछ परसेंटेज ऑफर कर दूं तो वो ज़्यादा मन लगा के काम करेगा और मुझे बिजनेस के आउटपुट और अच्छे मिलेंगे। तो मैंने उसकी स्किल, एक्सपर्टीज, नॉलेज या एजुकेशन के कारण उसको पार्टनरशिप ऑफर कर दी। यहाँ फाइनेंशियल नीड तो मुझे नहीं थी,
पैसा मेरे पास था पर मुझे उस फील्ड का नॉलेज नहीं था, तो मैंने उस फील्ड के पर्सन को ये कहा कि भैया तू मेरा पार्टनर बन जा। और मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं इसको सैलरी पे न रख के पार्टनरशिप ऑफर करूंगा तो ये ज़्यादा मेहनत करेगा और अच्छे आउटपुट हम ला पाएंगे, हमारे बिजनेस के में अंदर और ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसेस रहेंगे। तो एक्सपर्टीज नॉलेज के कारण अगर मैं पार्टनरशिप ऑफर करूं तो ये भी बहुत कॉमन रीजन है जिस वजह से लोग पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। एक और बहुत बड़ा रीजन होता है, वो होता है आपकी ब्रांड इमेज या आपका नेम इमेज। मीनिंग क्या हुआ, कई बार देखिए आपके पास एक्सपर्टीज तो जरूरत नहीं है, आपके पास अमाउंट भी साउंड है, पर आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए पार्टनरशिप के अंदर, अगर उसका नाम भी आ जाए, ठीक है, उसका नाम भी आ जाए तो आपको लगता है कि मेरा बिजनेस तो रातों रात चढ़ पड़ेगा। यानी कि सामान्य बिजनेस कंपैरेटिवली उसका नाम ऐड करने से मेरे बिजनेस ज़्यादा स्मूथली रन होगा या बहुत अच्छे से ग्रोथ हो पाएगा। मैंने किसी सेलिब्रिटीज को ऑफर कर दिया, मैंने अमिताभ बच्चन जी को बोल दिया कि सर आप मेरे यहाँ पे इस फर्म में पार्टनर बन जाइए, आपको करना कुछ नहीं है, बस ऑन डॉक्यूमेंट आपको आना है। और वो अमिताभ जी कुछ परसेंटेज के साथ मान लीजिए एग्री हो जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है भैया 50-50% पार्टनर, तू मेरा नाम यूज किया कर, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बुक्स में जैसे ही लोगों को पता चलेगा कि भैया इतना बड़ी सेलिब्रिटी इस फर्म में पार्टनर है, तो कुछ तो बात है, आप बिजनेस में सामान्य वे से कई गुना ज्यादा ग्रोथ कर पाओगे। ये आपकी सोच थी, जिसकी वजह से कोई नाम इमेज और ब्रांड की वजह से आपने उसे पार्टनरशिप ऑफर की। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट रीजन है जिस वजह से लोग सामान्यतः दूसरे व्यक्ति को पार्टनर बनाता है। इसके अलावा बहुत ही बड़ा एक और रीजन है, वो होता है कोई भी रीजन हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मीनिंग ये हुआ है कि और भी अगर कोई भी कारण है जो मेरे यहां पे कवर नहीं होता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे लिए क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप के रीजन हो सकते हैं। मीनिंग ये हुआ कि मैं और मेरा एक फ्रेंड है जिन्होंने बचपन में ये सपना देखा था कि दोनों मिलके व्यवसाय करेंगे। अब न तो उसके पास पैसा है, मेरे पास तो मान लीजिए बिजनेस को रन करने के लिए सफिशिएंट पैसा है, न तो उसके पास फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट वो फुलफिल कर सकता है, न मुझे नीड है, न उसके पास स्किल है, न एक्सपर्टीज है, न एजुकेशन है, न ही उसका कोई नाम है, न कोई ब्रांड इमेज है। फिर भी चूंकि हम दोनों ने बचपन में ये सपना देखा था कि भैया मिलके व्यवसाय करेंगे, बड़े जब होंगे हम मिलके पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे, तो इस रीजन की वजह से आपने अपने फ्रेंड को किसी भी रीजन की वजह से आपने अपने फ्रेंड को बिजनेस में पार्टनर बना लिया, तो क्या ये वैलिड रीजन नहीं है पार्टनरशिप के लिए? सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको, ये मैंने सामान्यतः रीजन बताए, इन रीजन के कारण लोग मिलके व्यवसाय करते हैं, परंतु हमें हमारे अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस रीजन से मिलके व्यवसाय कर रहे हैं। वी टोटली डोंट केयर, हमें रीजन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतना है कि ये एक्स और वाई मिलके व्यापार कर रहे हैं, ए बी सी मिलके व्यापार कर रहे हैं, हमारे लिए इतना रीजन सफिशिएंट है। हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारी पार्टनरशिप की जो मीनिंग है, उस पार्टनरशिप की मीनिंग के जो एसेंशियल एलिमेंट है वो सारे के सारे उसमें कवर हो गए या नहीं हुए। हमारे लॉ की डेफिनेशन में अगर वो पार्टनरशिप है तो हमारे लिए वो पार्टनरशिप है। हमें फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से या फाइनेंशियल नीड की वजह से या उसके नॉलेज की वजह से पार्टनरशिप में एंटर हुए, हमें एज अ अकाउंटेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें पहला जो प्रश्न था वाई पार्टनरशिप, तो हमें उस रीजन को जरा भी ढूंढने में
1% भी इंटरेस्ट नहीं है, तो हम हमारा फोकस इस चीज पे करें कि भाई ये लोग क्यों मिलके व्यवसाय कर रहे हैं। इस इंस्टेड ऑफ दैट हम सीधा आएंगे, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। भैया पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है। हम फोकस करेंगे हमारे प्रैक्टिकल पार्ट पे, जहां शुरुआत होती है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। और सीधा सीधा मीनिंग की अगर बात करूंगा मैं यहां पे, तो यहां फिर मेरी बात दो तरह से होगी। पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो एक सामान्य बोलचाल की भाषा के अंदर ये एक ऐसा शब्द है जो डे टू डे लाइफ में आपको लगभग हमेशा मिलता है। तो एक जो डेफिनेशन आती है वो आती है डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली, ठीक है। और एक जो डेफिनेशन है वो दे रखी है मेरे पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक जो डेफिनेशन है वो दे रखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और सेक्शन नंबर 4 के अंदर। तो यहां फिर मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि डे टू डे लाइफ में पार्टनरशिप शब्द का मीनिंग क्या है, किस संदर्भ में लिया जाता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधा सीधा फोकस करूंगा मेरी डेफिनेशन जो दे रखी है पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन नंबर 4 के अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। मैं उस डेफिनेशन को कवर करूंगा। इस डेफिनेशन को कवर करते समय ना तो मुझे लेफ्ट में देखना है ना मुझे राइट में देखना है। मेरा फोकस सीधा सीधा इस डेफिनेशन में जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका मीनिंग समझना है, उनमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है उनको समझना है। न तो मुझे नेक्स्ट लेफ्ट में फोकस करना है, न राइट में फोकस करना है। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा उस डेफिनेशन की जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर दी गई है, ठीक है। तो डे टू डे भाषा में पार्टनरशिप शब्द का लोग कैसे यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बात करूंगा मैं डेफिनेशन पार्ट की। तो पार्टनरशिप क्या है, देखिए अंडर सेक्शन 4, याद रखिए मैं कहां से डेफिनेशन उठाई है, मैंने उठाई है डेफिनेशन उठाई है पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये हमारा पार्टनरशिप एक्ट है जिसके तहत हम आगे के सारे प्रोविजंस करने वाले हैं। और उसका जो 4th नंबर सेक्शन है, सेक्शन नंबर 4, उसमें पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है। और ये डेफिनेशन क्या है, देखिए डेफिनेशन दे रखी है कि भैया पार्टनरशिप इज अ, क्या है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। भैया ये कोई रिश्ता है, क्या है, ये कोई रिश्ता है। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। रिश्ते का नाम तो पार्टनरशिप है, पर ये जो रिश्ता है इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर क्या होगा, किस तरह से ये रिश्ता होगा, किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हम इस डेफिनेशन में कवर करेंगे। तो हमने क्या देखा, डेफिनेशन कर रहे हैं सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली कि भैया पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। ये आगे देखेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप होनी चाहिए। आगे हम देखेंगे कि ये जो रिलेशनशिप है म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप होनी चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है डिटेल्ड में करेंगे। तो फिलहाल ये देखते हैं कि भाई पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन, बिटवीन टू और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच का रिश्ता, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का रिश्ता। तो यहां से हिंट एक जो सामने आ रहा है कि यहां पे कुछ बात करेगा मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम एक पार्टनरशिप में कितने व्यक्ति हो सकते हैं। इस सवाल का जवाब इस सेकंड नंबर पॉइंट में मिनिमम 2 और मोर पर्सन, दो या दो से अधिक व्यक्ति, ये दो व्यक्ति कौन हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं,
किस तरह की कैटेगरी के लोगों को अगर आपने पार्टनरशिप में शामिल कर दिया तो हम कहेंगे ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। तो क्या ऐसी कोई लिस्ट है जिनको एक्सक्लूड कर रखा है कि भैया इनको शामिल किया आप वैलिड पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रखोगे? उसको यहां देखेंगे, हु आर एग्रीड, दो या दो से अधिक व्यक्ति जो एग्रीड हुए हैं, जो एग्रीड हुए हैं। एग्रीड का जो मीनिंग होता है वो होता है सहमत, जो सहमत हुए हैं। किस चीज के लिए सहमत हुए हैं और ये कैसे सहमत होंगे? क्या ये रिटर्न में सहमति जरूरी है? ये जो सहमति है क्या हमेशा रिटर्न में होनी चाहिए? अगर वर्बल सहमति हो गई, वर्बल सहमति हो गई तो क्या इससे भी हमारी पार्टनरशिप क्रिएट हो जाएगी? कई बार न तो रिटर्न में हुई न वर्बल में हुई, इशारों में हो गई तो इंप्लाइड पार्टनरशिप हो गई। तो क्या ये इशारे से बनी हुई पार्टनरशिप भी अपने पार्टनरशिप होने के सभी गुण को मौजूद रखती है? या हम कहेंगे कि नहीं भैया ये तरह की पार्टनरशिप आपने की तो नहीं चलेगी? तो एग्रीड, ये सहमत जो होंगे ना, ये वाले व्यक्ति ये सहमत कैसे होने चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, तब हम कहेंगे भैया ये एक वैलिड पार्टनरशिप है। ठीक है, तो ये आपस में सहमत होने चाहिए फॉर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। डिटेल्ड में देखेंगे कि भैया वो सहमत हुए हैं किस चीज के लिए? प्रॉफिट एंड लॉस। कि भैया सबसे पहली बात है कि वो लोग बिजनेस रन करेंगे। तो कौन सा काम है जिसको हम बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं करते हैं? एक काम को कोई भी अगर आप एक्ट कर रहे हो, कोई भी आप एक्ट कर रहे हो या एक्टिविटी कर रहे हो, उस एक्टिविटी को कब आप बिजनेस कहोगे और कब बिजनेस नहीं कहोगे, एक एक्टिविटी के अंदर बिजनेस कब कहलाएगा और वो बिजनेस कब नहीं कहलाएगा, इसको डिटेल्ड में समझेंगे। पर मान लीजिए वो मिलके बिजनेस करने के लिए सहमत हो गए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए सहमत हो गए, तो सहमत होने के बाद से काम चल जाएगा? नहीं, मिलके व्यवसाय कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि यहाँ बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को भी शेयर करना जरूरी है। अगर ये प्रॉफिट को शेयर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में, या यह कह दीजिए किसी पर्सन को तो साथ में एंगेज कर रखा है, उसको प्रॉफिट में शेयर नहीं दे रहे हो, तो क्या हम उसे पार्टनर कहेंगे? क्या हमारी वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन कवर हो रही है? उसको डिटेल्ड में समझेंगे। साथ ही साथ ये बिजनेस कैरी कौन करेगा? क्या वो सभी करेंगे, ऐसा जरूरी हो? 4 पार्टनर हो, 4 के 4 मिलकर व्यवसाय करें? 4 पार्टनर हो, 4 को 4 मिलने डे टू डे एक्टिविटी में चारों के 4 एंगेज होने चाहिए, ऐसा जरूरी है? या उनके बिहाफ पे कोई 1 या 2% भी काम करेगा तो भी हमारे लिए पार्टनरशिप के डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो यहां से यहां तक के प्रश्नों का जवाब जब तक ढूंढेंगे तब तक लगभग 40 से 50 रेगुलरली जो क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं या छोटे टाइप के जो शॉर्ट टाइम के जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर आपको यहां मिल जाएंगे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा भैया पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप है। याद रखिए, रिलेशनशिप किस नेचर की होगी? म्यूचुअल एजेंसी की होगी, डिटेल में बताएंगे। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन। दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि यहां बात कर रहे हैं मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन के लिए। तो क्या लॉ के प्रोविजन होंगे, समझेंगे। पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर एग्रीड, वो सहमत होंगे। सहमत कैसे होंगे? रिटर्न में होंगे, वर्बल होंगे, इंप्लाइड होंगे, वो समझने की कोशिश करेंगे। हु आर एग्रीड फॉर रन बिजनेस रन करने के लिए सहमत हुए एंड शेयर द प्रॉफिट। तो बिजनेस किसे कहेंगे और प्रॉफिट को शेयर करना जरूरी होगा। अगर नहीं करेंगे, किसी व्यक्ति को प्रॉफिट में हिस्सेदार नहीं बनाओगे, तो क्या ये वैलिड पार्टनरशिप होगी? वो प्रोविजन देखेंगे। तो हु आर एग्रीड फॉर शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, जो सहमत हुए हैं कि भैया व्यवसाय करेंगे और व्यवसाय में जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे, आपस में बांटेंगे।
और ये बिजनेस जो रन करेंगे या तो वो सभी मिलके करेंगे या उनके बिहाफ पे कोई एक या एक से ज्यादा करेगा, जैसा आपस में वो सहमत होता है, विच इज कैरिड आउट बाय देम, जो उनके द्वारा कैरिड किया जाएगा, या एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या हो सकता है उन सब के बिहाफ पे कोई एक दो या ज्यादा मिलके व्यवसाय उनके बिहाफ पे एक्ट करेगा। तो यहां से यहां तक डेफिनेशन में मैंने कहा कि बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। तो ये जितने भी पार्ट है ये हम कहेंगे भैया दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। एसेंशियल पार्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब हुआ ये सभी गुण जब मौजूद रहेंगे, अगर ये सारे के सारे गुण मौजूद नहीं है तो हो सकता है हम कहेंगे कि भैया ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। भैया हमारी पार्टनरशिप में सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो क्या होता है, देखिए। तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म 1 2 3 4 ये कुछ एसेंशियल एलिमेंट है। अब इसको वन बाय वन डिटेल्ड में समझेंगे और फिर वापस आएंगे डेफिनेशन के ऊपर और देखेंगे कि क्या कोई पार्ट हमारा मिसिंग तो नहीं है या छूट तो नहीं गया है। तो पहला एसेंशियल एलिमेंट है देयर इज एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन। भैया कम से कम 2 आदमी होने चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ कि भैया एटलीस्ट 2 और मोर पर्सन्स। भैया जब भी आप पार्टनरशिप करोगे तो पार्टनरशिप केवल तभी होगी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप में शामिल है। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति पार्टनरशिप में शामिल नहीं है तो हम कहेंगे ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। तो ऑल देखिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू कम से कम। अब मैंने बात की थी कि जब बात करेंगे 2 और मोर पर्सन की तो यहां 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली जो बात है वो है मिनिमम पार्टनर्स की। पहली जो बात है वो है मिनिमम कि भैया कम से कम कितने आदमी होने चाहिए। ठीक है, चलिए 1 मिनट में देख लेता हूं उसे। तो 2 बात होगी, एक तो होगी मिनिमम पार्टनर की और एक होगी मैक्सिमम पार्टनर की। तो मिनिमम की तो बात समझ में आ गई कि एटलीस्ट 2 कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए फॉर वैलिड पार्टनरशिप। अगर एक पार्टनरशिप में कम से कम 2 व्यक्ति नहीं शामिल होते हैं हम कहेंगे ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। ये 2 व्यक्ति जो है कौन हो सकते हैं और कौन नहीं हो सकते हैं ये हमें डिटेल में समझना है। दूसरा जो प्रश्न है कि भैया मैक्सिमम कितने होते हैं, तो इस पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पर्सन हो सकते हैं, क्या मैक्सिमम में भी कोई रेस्ट्रिक्शन है। इस पार्ट को अपन डिटेल्ड में बाद में कवर करेंगे। फिलहाल मैं बात करता हूं मिनिमम 2 और मोर पर्सन, मिनिमम की कंडीशन में बात कर रहा हूं। तो पहली लाइन क्या कह रही है, देखिए देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पार्टनर होना चाहिए। मीनिंग ये हुआ कि मैं मेरे साथ व्यवसाय कर रहा हूं, मैं और मेरे साथ मिलकर मैंने व्यवसाय किया, क्या ये संभव है। मैं खुद के साथ पार्टनरशिप करता हूं, नहीं संभव है। कम से कम 2 आदमी चाहिए। पर ये जो 2 आदमी है, हमने कहा जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप इज अ एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन। तो सेकंड वाली जो कंडीशन थी वो थी एग्रीमेंट, वो एग्री में होने चाहिए। एग्री होने का वर्ड का मीनिंग ये हुआ, वर्ड है टू एग्री। देखिए एग्री शब्द का मतलब हुआ सहमत, और सहमत जो जहां शब्द आता है वहां एक शब्द आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारी जो पार्टनरशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 लोगों के बीच। पार्टनरशिप इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच। तो यहां पे कौन पार्टनर हो सकता है, ये जो 2 पर्सन है वो कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है, इस बात का जवाब हमें मिलेगा। हमारे पार्टनरशिप एक्ट में कहा गया है
कि हमारे क्या कहा गया, देखिए ऑल सच पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेड टू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एवरी पर्सन शुड द फॉलोइंग। देखिए मैंने कहा पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप है एक कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय करेंगे। तो कौन दो व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट कर सकते हैं और कौन दो व्यक्ति आपस में एग्रीमेंट नहीं कर सकते, मीनिंग ये हुआ कि ऐसे कौन से व्यक्ति है जिनके साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो हम कहेंगे कि भैया ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बात कॉन्ट्रैक्ट की कर रहे हैं ना, पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो पार्टनरशिप अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कुछ लोगों को प्रतिबंधित किया गया है कि भैया इनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो। तो जब उनके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो तो पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होगी? आप रिलेशन समझने की कोशिश करना। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप क्या है कि दो या दो से व्यक्ति मिलकर एग्री होते हैं। एग्री का मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि ये पर्सन है जिनके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जब कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं हुआ तो पार्टनरशिप वैलिड कैसे होगी? बात समझ में आई ना? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि भैया देखिए इन पर्सन को छोड़ दो, इनके अलावा किसी के साथ भी आप एग्रीमेंट करो तो वैलिड एग्रीमेंट होगा, हमें कोई एतराज नहीं है। इनके साथ करोगे तो ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। ये कौन कौन है? सबसे पहला पर्सन है माइनर। माइनर का मतलब हो गया ऐसा पर्सन जिसने 18 की उम्र अचीव नहीं की, मतलब बच्चे हो गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि अगर आप किसी बच्चे के साथ एग्रीमेंट करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, आप उस बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते हो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए कि हम ये मानेंगे कि वो बच्चा जो था कॉम्पिटेंट नहीं था, योग्य नहीं था उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। वो बच्चा है, वो नहीं समझता है अच्छा बुरा क्या है, सही गलत क्या है, उसकी पहचान उसे नहीं है, वो माइनर है। तो माइनर को बचाने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये कहा गया है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये कहता है कि भैया अगर आपने किसी माइनर के साथ एग्रीमेंट कर लिया तो हम उस एग्रीमेंट को वैध एग्रीमेंट नहीं मानेंगे, वैलिड एग्रीमेंट नहीं मानेंगे। सिंपल सा मीनिंग ये हुआ, आपने बच्चे के साथ एग्रीमेंट करके उसको जोर जबरदस्ती ये नहीं कर सकते हो तू ये कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मैं तेरे को लॉ के प्रोविजन लगा के फोर्सफुली तेरे को ये बाध्य कर सकता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट तू पूरा कर। हमने कहा बच्चे के साथ आपने जो एग्रीमेंट किया वो एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है। बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए उसको बचा रहे हो आप, बच्चे को बचाने के लिए ध्यान दिया गया है। तो जब एग्रीमेंट ही नहीं कर सकते हो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो तो मेरी पार्टनरशिप तो एक कॉन्ट्रैक्ट ही है, मेरी पार्टनरशिप भी कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो कभी भी वैलिड पार्टनरशिप नहीं होगी। तो ये 2 पर्सन की जो बात करते हैं उस पर्सन में कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा है हम कहेंगे ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है भैया, ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। इसी तरह से एक और लिस्ट दी गई है, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है अनसाउंड माइंड, जो स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं ले सकता है। मंद बुद्धि कह दीजिए या कह दीजिए अनसाउंड माइंड का मतलब ये हो गया वो पर्सन जो स्वयं के विवेक से निर्णय नहीं ले सकता है, स्वयं के विवेक को यूज करके निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनडायरेक्टली बच्चों के साथ साथ ऐसे अनसाउंड माइंड पर्सन को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कि भैया इनके साथ अगर एग्रीमेंट करते हो तो वैलिड एग्रीमेंट नहीं है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो कि तूने साइन किया इसके लिए तुझे काम करना पड़ेगा। वो वैलिड एग्रीमेंट ही नहीं है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मानेंगे। और मेरी पार्टनरशिप कहती है कि ये जो 2 व्यक्ति है ना, ये न तो ऐसा होना चाहिए ना अनसाउंड माइंड का होना चाहिए। अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ पार्टनरशिप की मेरी पार्टनरशिप वैलिड नहीं है, क्योंकि मैंने कहा दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट
क्या पढ़ रहे हैं अपन? हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। ये सारे के सारे तत्व मौजूद होने चाहिए। अगर ये मौजूद नहीं है हम कहेंगे वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। तो बच्चों को छोड़ दिया, अनसाउंड माइंड को छोड़ दिया, साथ ही साथ पर्सन डिसक्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अगर किसी अदर लॉ, अगर कोई अदर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ साथ में कोई अदर लॉ ने किसी भी पर्सन को डिसक्वालिफाइड कर लिया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी अदर लॉ के अंदर, जैसे मान लीजिए इसके अंदर इंसोलेंसी एक्ट की बात करते हैं, बैंक्रप्सी एक्ट की बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाता है तो इंसोलेंसी एक्ट ये कहता है कि उस दिवालिये पर्सन के साथ में जो इंसोल्वेंट पर्सन होता है उसके साथ आप किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो। तो ऐसे के साथ एग्रीमेंट कर दिया तो भैया जब एग्रीमेंट ही नहीं होगा तो पार्टनरशिप किस बात की? तो कोई भी अदर लॉ द्वारा, जैसे इंसोलेंसी एक्ट के अंदर किसी पर्सन को ये कहा गया है कि भाई दिवालिया घोषित हो गया, उस आदमी के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो, या पिनल कोड के अंदर मान लीजिए किसी अपराधी, किसी को अपराधी घोषित कर दिया गया है, अपराधी, तो उस अपराधी के साथ आप कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हो तो मेरे पार्टनरशिप की पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मेरे पार्टनरशिप पहला ये बोलता है कि भैया वो पर्सन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, योग्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? योग्य होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और ये पर्सन तो योग्य ही नहीं है। तो अगर आपने इन पर्सन को शामिल कर लिया, ऐसी स्थिति के अंदर मैं इसको वैलिड पार्टनरशिप नहीं कहूंगा। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि यहां क्या है कि 2 और मोर पर्सन, भैया 3 आदमी थे हमारे, देखिए बात समझना, 3 आदमी थे, 2 आदमी तो सही थे, एक इस कैटेगरी का था, तो 2 आदमी तो सही हो गए, क्या ये पार्टनरशिप सही होगी? नहीं। आंसर क्या है? नो। ये जो एग्रीमेंट बन रहा है ये एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, ये एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है, ये एक्ट ही वैलिड नहीं है। इसके लिए हम कहेंगे ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं बनी। बच्चों को प्रोटेक्ट किया गया है, अनसाउंड माइंड पर्सन को किया गया है इसके द्वारा। इसी तरह से किसी और लॉ में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है उस पर्सन को भी हम कहेंगे वो कॉम्पिटेंट आदमी नहीं है। हमें जवाब क्या मिला? हमें जवाब मिला कि भैया 2 पर्सन होने चाहिए और ये वो पर्सन हो जो कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो। मेरे हिसाब से अब और ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, ये जो 2 पर्सन है ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य लोग होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए टू साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य व्यक्ति हो, ऐसे लोग। तो जो पहला वर्ड था पार्टनरशिप और रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, उसका जवाब हमने यहां ढूंढा। अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन हु आर एग्री, जो आपस में सहमत हुए। तो यहां एग्रीमेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है सहमति, जो सहमत हुए, हु आर एग्री, एग्रीमेंट हुआ है। कैसा? देयर मस्ट बी एग्रीमेंट टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, दिस में बी एक्सप्रेस, रिटन और इम्प्लाइड। मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ये हुआ कि देयर इज ए पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु आर एग्री। तो ये जो एग्री हुए हैं, ये एग्री जो हुए हैं, ये एग्री जो होंगे वो किस हिसाब से होंगे? या तो रिटर्न में होंगे, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लिखित में हो गए। आगे देखेंगे पार्टनरशिप डीड, लिखित में जब अगर कोई आदमी व्यवसाय करता है तो हमने कहा भैया इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो लिखित में हो जाए तो सबसे बेस्ट है, लिखित में ना हो, और अगर ओरल हो जाती है, मौखिक रूप से हो जाते हैं, उसमें भी क्या हमें कोई ऐतराज है? भैया हमें कोई ऐतराज नहीं है। अगर आप मौखिक रूप से सहमत हो जाते हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लोगों ने मिलकर ओरल रूप से वर्बली सहमत हो गए व्यवसाय करने के लिए, क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? बिल्कुल है भैया, कोई दिक्कत नहीं है।
ओरल पार्टनरशिप में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ना तो रिटर्न में हुआ ना ओरल बात हुई, परंतु इम्प्लाइड हो गई। इम्प्लाइड का मतलब ये हो गया इशारों इशारों में कोई बात हो गई, इशारों इशारों में आपने कोई ऐसा काम कर लिया जिससे ये लगता है कि आप उसमें पार्टनर हो। कोई पार्टी से डील कर रहे हो, डील करते समय आपने दूसरे जो पार्टनर है लोग थे उनके साथ मिलकर ये बात कर दी कि देखिए मैं इस फर्म में पार्टनर हूं, और जो दो व्यक्ति बैठे थे, जब आप ये सेल कर रहे हो, माल को बेच रहे हो, आपने सामने वाली पार्टी को कहा कि मैं इसमें पार्टनर हूं, और दो दूसरे जो व्यक्ति थे उन्होंने इशारों इशारों में उसमें सहमति जाहिर कर दी। तो वो जो थर्ड पार्टी थी, जो थर्ड पार्टी जिसने ये माल परचेज किया था या जिसको सेल कर रहे थे, उसके लिए वो पार्टनर हो गया। आगे डिटेल्ड में समझेंगे कि ऐसी इंप्लाइड पार्टनरशिप में भी आप पार्टनर्स बन जाओगे। यहां पे ना तो रिटर्न में हुआ ना ओरल हुआ, पर इशारों इशारों में पार्टनरशिप होगी। क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? भैया कोई दिक्कत नहीं है। मीनिंग ये हुआ आपने कुछ ऐसा एक्ट किया, ऐसी कोई काम किया जिससे ये लगता है कि आप उस फर्म में पार्टनर हो, और जो बच्चे कुछ लोग थे उन्होंने उसमें सहमति जाहिर कर दी। आपने काम किया और दूसरे लोगों ने सहमति जाहिर कर दी, तो इसका मतलब आप ये वैलिड तत्व हो गए। किस चीज के लिए? कि भी आप पार्टनरशिप कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बात है ये जो रिलेशनशिप है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, अभी अभी आपको बताया कि रिलेशनशिप एग्रीमेंट जो हो रहा है ये एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट है। ये क्या क्रिएट हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है, आपस में सब सहमत हो रहे हैं। ये कभी भी सहमति से क्रिएट होनी चाहिए। बाई स्टेटस अगर क्रिएट होती है, ऐसी स्थिति में ये वैलिड पार्टनरशिप नहीं होती है। पार्टनरशिप हमेशा आपस में सहमति से होनी चाहिए। अगर स्टेटस द्वारा क्रिएट होती है, स्टेटस का मीनिंग क्या हुआ? जैसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसे ही कोई मेल मेंबर पैदा होता है, वो उसके अंदर को पार्टनर बन जाता है, वो उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का सदस्य बन जाता है। जन्मजात ही ये एक्ट यही कहता है कि जैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कोई भी बच्चा पैदा होगा, वो हमेशा को पार्टनर रहेगा या मेंबर हो जाएगा उस एचयूएफ का। तो ये जो उसको स्टेटस मिला ना, देखिए ये जो मेंबर बनाना, ये मेंबर कैसे बना? बाय स्टेटस बना है। वो तो समझता ही नहीं है, पैदा अभी हुआ है। तो मेरी पार्टनरशिप में वैलिड पार्टनरशिप तभी कहूंगा अगर स्टेटस द्वारा क्रिएट हुई है, तो मेरी पार्टनरशिप का वैलिड एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। ये मेरी पार्टनरशिप केवल तभी बनेगी जब वो आपस में सहमत हुए हैं। तो एक्स पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसका बच्चा बाय डिफॉल्ट पार्टनर नहीं बनेगा, बाय डिफॉल्ट पार्टनर नहीं बनेगा जब तक कि एग्रीमेंट के अंदर ऐसा मेंशन नहीं था। अगर मेंशन हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु बाय स्टेटस क्रिएट अगर हुआ है, कोई मेंबर बन गया है, तो सामान्यतः मेरी पार्टनरशिप के अंदर वो वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। स्टेटस का मीनिंग बताया मैंने आपको एचयूएफ का एग्जांपल देके कि एचयूएफ में बच्चे पैदा होते ही, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बच्चे पैदा होते ही वो उसके मेंबर बन जाते हैं, यानी कि वो मेंबर बन रहे हैं बाय एचयूएफ, बाय स्टेटस, नॉट बाय एग्रीमेंट। मेरी पार्टनरशिप के अंदर आपका एग्रीमेंट होना जरूरी है। एग्रीमेंट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट केवल वही कर पाएगा जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए योग्य है। और योग्य कौन है? जिनको की कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर योग्य घोषित किया गया है। वहां पे हमने देखा 3 तरह के लोगों को अयोग्य घोषित किया गया है, बाकी बोला सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या देखा कि भाई ये एग्री हो जाने चाहिए। चलिए एग्री हुए, एग्री चाहे रिटर्न में थे ओरल थे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं ये एग्री किस बात के लिए हुए? ये एग्री हुए हैं भैया बिजनेस करने के लिए। बिजनेस करने के लिए किसके लिए एग्री हुए? बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रेड, कोई भी ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन कवर है, उसमें कोई ऐतराज नहीं है। बिजनेस छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस जो है वो स्मॉल साइज का है फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस सीजनल है कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो दोस्तों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि सर्दी के अंदर चाय बेचेंगे।
चाय की दुकान लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल बिजनेस है, सीजनल बिजनेस है, गर्मी में गन्ने की दुकान लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बिजनेस चाहे वो सीजनल तो हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी तरह का ट्रेड, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय या प्रोफेशन आप चूज करते हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, छोटा हो बड़ा हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपका इंटेंशन। फर्क किससे पड़ता है? फर्क पड़ेगा, हमेशा मुझे फर्क पड़ेगा। बिजनेस करने चाहिए, वर्ड क्या है भैया? ये बिजनेस करने चाहिए, और बिजनेस का मतलब होता है कि जहां आपका जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। आपका जो इंटेंशन काम आएगा किसी भी एक्टिविटी को ये दर्शाने के लिए कि वो बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और बिजनेस का मतलब ये हुआ, इंटेंशन का मतलब ये हुआ कि जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का जो अल्टीमेट टारगेट होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। अगर आप चैरिटी पर्पज के लिए, रिलीजियस पर्पज के लिए, सोशल पर्पज के लिए अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, आप 4 दोस्तों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम सब पैसा लगा के बुक्स परचेज करेंगे और गरीब बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, भैया बहुत अच्छा काम है, मना नहीं है। आप एक चैरिटी का काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर इन बुक्स को आपने पैसा भी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, रिलीजियस काम कर रहे हो या आप चैरिटी का काम कर रहे हो, हमें उसमें कोई एतराज नहीं है, आप कंटिन्यू कीजिए। पर हमारी डेफिनेशन में आप पार्टनरशिप व्यवसाय नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका जो इंटेंशन है वो प्रॉफिट कमाना नहीं है। काम करते समय एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी का इंटेंशन अगर रिलीजियस, चैरिटेबल या सोशल पर्पस होता है, ऐसी स्थिति में हम बिजनेस की डेफिनेशन में इसे कवर नहीं करेंगे। और मेरी पार्टनरशिप के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काम नहीं कर सकते, भैया आप काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी डेफिनेशन में आप पार्टनरशिप व्यवसाय नहीं कर रहे हो, मेरा सिंपल सा कंसर्न ये है। आपकी अकाउंटिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसका अलग हमारे पास चैप्टर है कि एनजीओ की और नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कैसे की जाती है। उनकी अकाउंटिंग के लिए मेरे अकाउंटिंग में सेपरेट एक चैप्टर है, मैं वो पढ़ के फिर आपको सिखाऊंगा कि भी आपकी अकाउंटिंग करूंगा। पर यहां पार्टनरशिप में मैं आपकी अकाउंटिंग नहीं कराऊंगा, क्योंकि आप मेरी पार्टनरशिप का जो एसेंशियल एलिमेंट है उसके अंदर कवर नहीं हो रहे हो। मेरी पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है कि जो भी एक्टिविटी की उसमें प्रॉफिट कमाना आपका इंटेंशन होना चाहिए, और प्रॉफिट कमाने के इंटेंशन के साथ में अगर लॉस हो जाए कोई गम नहीं। आपको जब बुक्स परचेज की, आपका इंटेंशन था मैं प्रॉफिट में सेल करूंगा, नहीं बिकी, खराब हो गई, लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म कर रहे हो, द अल्टीमेट टारगेट शुड बी अर्न प्रॉफिट। अल्टीमेट टारगेट अगर प्रॉफिट अर्न करना नहीं था तो मेरी वो डेफिनेशन के अंदर कभी भी पार्टनरशिप की परिभाषा में नहीं आएगा। बात समझना मैं क्या कह रहा हूं? बिजनेस करते समय लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप पार्टनरशिप कहलाओगे। बिजनेस करते समय आपका इंटेंशन प्रॉफिट कमाना था। हर आदमी प्रॉफिट कमा पाता है क्या? नहीं कमा पाता है, उसमें कोई एतराज नहीं है। इंटेंशन प्रॉफिट कमाने का था, लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंटेंशन ही एक्टिविटी को परफॉर्म करते समय अगर आपका इंटेंशन, आपकी नियत ही प्रॉफिट कमाना नहीं था और ये सब रीजन थे, तो मैंने कहा भैया आपकी अकाउंटिंग में अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक और तरीका दे रखा है। टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं अकाउंटिंग वहां पे करूंगा, आपकी उस तरीके से करूंगा। मेरी पार्टनरशिप, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एक पर्पस था कि भी प्रॉफिट कमाना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस के डेफिनेशन में नहीं है, एसेंशियल एलिमेंट पूरे नहीं हो रहे, आप पार्टनरशिप व्यवसाय नहीं करोगे, ठीक है। तो हमने कहा कि भैया बिजनेस करना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस भी कर रहे हैं, ये बात भी फुलफिल हो गई, फिर दिक्कत कहां है? बिजनेस तो कर रहे हैं, पर बिजनेस करते समय ध्यान ये रखना है, पार्टनरशिप केवल और केवल तभी कहलाएगी जब आप सब ने डिसाइड किया है कि भैया हम प्रॉफिट में शेयर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
किसी आदमी को आपने अपने साथ जोड़ा है और उसको प्रॉफिट नहीं दे रहे हो, प्रॉफिट में शेयर नहीं दे रहे हो, सैलरी के ओनली और ओनली सैलरी के फॉर्म में पैसा दे रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉसेज, ठीक है ना। देखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट इज अ डिफरेंट थिंग। आपने किसी को गारंटी दी है कि भी मिनिमम इतना तो प्रॉफिट दूंगा, पर वो प्रॉफिट की बात है, पर आपने कह दिया मैं तुझे सैलरी दूंगा, बात चेंज हो गई। जहां पे दो या दो से अधिक व्यक्ति ए बी सी मिल रहे हैं, ठीक है, और अगर किसी पर्सन को प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हो, प्रॉफिट इंक्लूडिंग लॉस, अगर आप प्रॉफिट में हिस्सा नहीं दे रहे हो, तो क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? ये बिल्कुल भी वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। इसके अंदर हमारा जो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है वो ब्रीच हो रहा है, वो छूट रहा है, तो हम वैलिड पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। तो देखिए, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एडवेंचर कैरीड आउट बाय द फर्म मस्ट बी शेयर बाय द पार्टनर्स। जो भी पार्टनर है उनकी शेयरिंग होनी जरूरी है। अगर किसी भी पार्टनर को, किसी भी पर्सन को आप हिस्से में शामिल नहीं कर रहे हो, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि ये ए बी सी मिलके व्यवसाय कर रहे हैं, पार्टनरशिप का व्यवसाय कर रहे हैं। प्रॉफिट में हिस्सा देना पड़ेगा। अब ये हिस्सा आप 1% दो, 0.1% दो, 90% दो, 99% दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने किसी को ओनली 0.1% पार्टनरशिप ऑफर की, भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट में हिस्सा होना जरूरी है। चाहे ये हिस्सा 0.1 हो, 1% हो, 5% हो, 20% हो, 50% हो, इस बात का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम परसेंटेज की बात ही नहीं कर रहे हैं, हमने कहा प्रॉफिट में हिस्सा होना चाहिए। कितना देना है वो आपकी टर्म कंडीशन, अगले का काम, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वो डिसाइड करेगी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर आपने कहा कि इसको तो मैं प्रॉफिट हिस्सा ही नहीं दूंगा, तो प्रॉफिट में अगर आप शेयर नहीं करते हो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगर एग्री नहीं होते हो, तो आप मेरे लिए वो पार्टनर्स नहीं हो, मेरे लिए पार्टनरशिप की एसेंशियल एलिमेंट पूरा नहीं होगा। तो मेंबर डज नॉट शेयर प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज नॉट अ पार्टनर ऑफ द फर्म, हाउएवर बिकम अ पार्टनरशिप इन लॉसेज मेंशन इज नॉट नेसेसरी। प्रॉफिट में हिस्सा होना जरूरी है। पर अगर आपने किसी आदमी को इस पर्पस के लिए लेके आ गए कि भैया तू टेंशन मत कर, तेरे को मिनिमम 5 लाख का प्रॉफिट दूंगा, और लॉस हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, तू मत बियर करना, क्या ये वैलिड एसेंशियल एलिमेंट है? बात समझना। आप किसी पर्सन को लेके आए, आपने कहा भैया तू टेंशन मत कर, मैं तेरे को 10% भागीदार बनाता हूं, 10% भागीदार बनाता हूं, और साथ ही साथ ये भी कमिटमेंट करता हूं कि प्रॉफिट कम हुआ तो भी मैं मिनिमम 5 लाख रुपए तुझे दूंगा। वो कहता है अच्छा लॉस हुआ तो? आपने कमिटमेंट कर दिया कि मिनिमम 5 लाख का प्रॉफिट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो उसने कहा भैया लॉस, प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो क्या करेंगे? तो हमने कहा तो टेंशन मत कर, वो लॉस पूरा हम बियर करेंगे। यू आर पार्टनर विथ अस ओनली टू शेयर द प्रॉफिट। क्या ये वैलिड पार्टनरशिप है? कोई दिक्कत नहीं, इट्स टोटली वैलिड पार्टनरशिप। यस, ये वैलिड पार्टनरशिप है, क्योंकि बात होती है प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको हिस्सा देना है, लॉस की कोई बात नहीं है। तो कोई पार्टनर को गारंटी के साथ आप उसमें लेके आए हो, उसमें हमें कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज सिर्फ एक बात है, आपने प्रॉफिट में उसको हिस्सा नहीं दिया, तो हम कहेंगे आप वैलिड पार्टनरशिप प्ले नहीं कर रहे हो। तो हमने अब तक क्या देखा? हमने देखिए क्या देख चुके हैं हम लोग देख चुके हैं सब तक कि भाई पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। चलिए एक बार रिकैप करते हैं जल्दी से एसेंशियल एलिमेंट्स को, फिर बढ़ते हैं इसके ऊपर। हमने कहा भी पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन। डिटेल में समझा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट आया उसको प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये बिजनेस रन कौन करेगा? वो सभी करेंगे, बाई ऑल पार्टनर, या उनके बिहाफ पे एनीवन कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये सारे के सारे वैलिड एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप हम देख चुके हैं। अब हमने कहा कि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप का नाम तो दे दिया, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ये रिश्ता कहलाएगा पार्टनरशिप। इस रिश्ते का नेचर कैसा होगा, इस रिश्ते का नेचर कैसा होगा, तो नेचर जो होगा वो होगा म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप। कैसा नेचर होगा, म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप होगा हमेशा। तो हम जो पहला शब्द था हमारा पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, तो भैया रिलेशनशिप जो है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप कैसी होगी, म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप होनी चाहिए, म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप होनी चाहिए। तो रिश्ते का नाम तो अपने पार्टनरशिप कह दिया, पर ये पार्टनरशिप का नेचर कैसा होगा, इस रिश्ते का नेचर क्या होगा। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है, बाप बेटी का रिश्ता होता है, फादर सन का रिश्ता होता है, इसी तरह से इनके बीच का जो रिश्ता होगा वो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी, म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप होगी। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप की एजेंसी कब कहलाती है, व्हाट इज म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है, देखिए व्हाट इज मीनिंग ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मीनिंग हुआ जहां पर हर पार्टनर अपने आप में, हर पार्टनर अपने आप में एक एजेंट है और साथ ही साथ प्रिंसिपल भी है। ये क्या बात हो गई, चलिए समझते हैं। तो हमने कहा म्यूचुअल रिलेशनशिप का मतलब ये हुआ कि जहां पर म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप कब क्रिएट होती है, जहां पर हर पार्टनर अपने आप में एजेंट भी होता है और साथ ही साथ हर पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी होता है। किसी भी फर्म में ए, बी और सी मान लीजिए तीन पार्टनर है, ठीक है, ये तीन पार्टनर है, तो ये तीनों के तीनों पार्टनरशिप की जो रिलेशनशिप है वो इस तरह से है कि वो अपने आप में एक एजेंट भी है, अपने आप में एक प्रिंसिपल भी है। ए हमेशा अपने आप में एक एजेंट रहेगा, ए हमेशा अपने आप में प्रिंसिपल रहेगा, बी हमेशा अपने आप में एजेंट रहेगा, बी अपने आप में हमेशा प्रिंसिपल रहेगा। सर मीनिंग समझ में नहीं आया, मीनिंग समझाओ, प्रैक्टिकली बताओ। तो देखिए जहां ऐसी रिलेशनशिप जिसको म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप कहा जाती है, हर आदमी, जैसे बात करते हैं मिस्टर ए और मिस्टर, ये बी और सी पार्टनर हो गए। चलिए एक बार के लिए मिस्टर ए ने कोई एक्ट किया, क्या किया, कोई एक्ट किया, एक्ट का मतलब कोई एक्टिविटी की, कोई काम किया। मिस्टर ए ने कोई काम किया पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे, तो मिस्टर जो ए है वो हो जाएगा क्या, एजेंट हो जाएगा। वो एजेंट हो जाएगा, किसका एजेंट हो जाएगा, बी और सी का। तो मिस्टर ए ने जो काम किया है ऑन बिहाफ ऑफ बी एंड सी, उनके बिहाफ पे, तो मिस्टर बी और सी इस काम को परफॉर्म करने के लिए डिनाई नहीं कर सकते। तो यहां पे प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल हो गए बी और सी। ये कौन हो गए, इसमें प्रिंसिपल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, प्रिंसिपल हो गए, क्योंकि इनके बिहाफ पे ए ने काम किया तो ए एजेंट हुआ, बी और सी प्रिंसिपल हो गए। यानी कि ए ने जो काम किया है वो सीधे सीधे बाध्य होंगे, जिसको पूरा करना ही पड़ेगा बी को, पूरा करना ही पड़ेगा सी को, क्योंकि वो पार्टनरशिप की रिलेशनशिप में आ चुके हैं, एग्रीमेंट हो चुका है, पार्टनरशिप डीड बन चुकी है, तो ये बाद में डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ए जो भी काम करेगा वो इनके बिहाफ पे करेगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं बी और सी ने कोई एक्ट किया, बी या सी ने कोई काम किया है एजेंट बनके, मान लो इन्होंने कोई एक्ट किया, तो यहां पे प्रिंसिपल ए बन गया, प्रिंसिपल कौन बन गया, ए। तो अब ए जो है इस एक्ट के लिए, इस एक्टिविटी के लिए ए बाध्य होगा, बी और सी ने जो काम किया, तो ये एजेंट हो गए किसके, ए के।
बी और सी जो हो गए वो उन्होंने एजेंट किसके बिहाफ पे, एजेंट का मतलब क्या होता है, एजेंट हमेशा एक्ट करता है अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे। एजेंट का मीनिंग ही क्या हुआ, एजेंट ऑलवेज वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। जो उसका सेट है उस सेट के इंस्ट्रक्शन से काम करता है, उसके बिहाफ पे काम करता है। तो ये जो काम करेगा ये काम डेफिनेटली बी और सी को बाउंड करेगा, बी को करने ही पड़ेंगे, सी को करने ही पड़ेंगे, ये डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप। ठीक इसके रिवर्स, अगर बी और सी ने कोई काम किया तो ये एजेंट का रूप प्ले करेंगे किसके लिए, बी ए के बिहाफ पर। बी जो है उसने कोई काम किया तो ये एजेंट हो गए किसके, ए के हो गए। तो इस एक्ट के लिए ए क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो कल ए डिनाई नहीं कर सकता है कि भैया तो बी और सी ने किया, मैं क्यों करूं। तो ये कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप, जहां हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपने एक्ट के लिए बाध्य करता है, इसी प्रकार दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए खुद बाध्य होता है। ये कहलाती है म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप। तो जो हमने डेफिनेशन शुरू की थी, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसी है, म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप है, जहां हर पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाउंड करता है, उसको करना ही पड़ेगा वो काम। तो एजेंट का रोल भी प्ले करता है और प्रिंसिपल का रोल भी प्ले करता है एक दूसरे की एक्टिविटी के लिए। ये नहीं कह सकते अगर उस पार्टनरशिप के अंदर वो रीजन वैलिड था, उस पार्टनरशिप में मेंशन था कि भैया ये काम करना है, यू आर ऑथराइज्ड फॉर दिस वर्क, फिर वो डिनाई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप। तो हमने क्या देखा, हमने अब तक क्या देख चुके हैं, हम देख रहे हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट फॉर अ वैलिड पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हमने कहा भैया एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कैसी होगी, म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप। ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि म्यूचुअल एजेंसी की रिलेशनशिप, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो पार्टनरशिप इज ए रिलेशनशिप, ठीक है, हम कर रहे हैं ऑल एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड पार्टनरशिप। तो हमने कहा भैया रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप के बाद में हमने क्या कहा कि टू और मोर पर्सन, कौन कौन से आदमी, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पार्टनरशिप करेंगे। तो हमने कहा दे आर कॉम्पिटेंट होने चाहिए भैया, कहां पे, कौन से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ओके 1872 के अंदर ये जो पर्सन है वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, योग्य होने चाहिए। दो या दो से अधिक व्यक्ति योग्य होने चाहिए। वो क्या करेंगे, वो करेंगे बिजनेस। वो क्या करेंगे भैया, वो करेंगे बिजनेस। और बिजनेस हम केवल तभी मानते हैं जब भी आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, उसका टारगेट जो होता है वो प्रॉफिट कमाना अगर नहीं है तो हमने कहा ये हमारे लिए बिजनेस की डेफिनेशन में कवर नहीं होगा। तो बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ये एसेंशियल एलिमेंट हो गया। साथ ही साथ ये बिजनेस जो रन है वो या तो ऑल ऑफ देम करेंगे या एनी ऑफ देम। या तो ऑल ऑफ देम वो सभी रन करते हैं या उनके बिहाफ पे कोई एक आदमी रन करेगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दीज आर द ऐसे, और फिर प्रॉफिट कमाने के साथ साथ उस प्रॉफिट को शेयर भी करेंगे। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर करना जरूरी है। यहां पे हमने देखा कि प्रॉफिट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, लॉस में पार्टनर बनाओ ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये हमारे हो गए एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप। इनमें से कोई भी अगर एसेंशियल एलिमेंट ब्रीच होता है, पूरा नहीं होता है, तो हमारी नजर में, हमारे अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टस से वो एक वैलिड पार्टनरशिप नहीं है। हमें उसके हिसाब से ही हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने हैं, ठीक है।